हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का एग्जाम 4 दिसंबर 2020 को होने वाला है। सो हम लोग आज से एक न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार आईटीआई से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। और जो आपको एग्जाम होने वाला है 4 दिसंबर 2020 को, आपके इस एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से बताने वाला हूं। तो मेरा विश्वास कीजिए, आपको बिहार आईटीआई के एग्जाम तक आपको हमारे चैनल को फॉलो करना है, और जो भी आपको हमारे द्वारा क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको रिवाइज कीजिए, यहाँ से सेट बनाइए। आपको 100% मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि यहाँ से आपको सफलता मिल जाएगी। एक बात मैं यहाँ से और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कमेंट आता रहता है कि सर बिहार आईटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताइए। तो मैंने आपको पहले ही अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो बिहार आईटीआई का प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके पीडीएफ को ओपन कर रखा है। अगर आप इस पीडीएफ का नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से समझ पाए कि किन किन कैंडिडेट की तैयारी कैसे चल रही है। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, स्कूटर के आविष्कारक हैं। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है, आविष्कार किसने किया था स्कूटर का। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इन्हीं 4 ऑप्शनों में से बताना है कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया था। तो जो आपको स्कूटर के आविष्कार किए थे, इन्होंने किया था कि जी ब्राड शाह। यहाँ पे जी नहीं लिखा लिया है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में लिखा जाता है वो आपको सिर्फ ब्राड शाह ही लिखा जाता है, लेकिन इनका जो पूरा नाम है जी ब्राड शाह है। तो बिल्कुल यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन से आप 2 पॉइंट और याद रख सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन ला कर दूँ और यहाँ पर पूरा वीडियो देख लीजिए और आपको फायदा ना हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन से आप कैसे बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं, कैसे आप अपने लेवल को और ऊपर बढ़ा सकते हैं, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन से आप क्या क्या याद रख सकते हैं। जैसे कि हमने मालूम कर लिया, ये स्कूटर का आविष्कारक है जी ब्राड शाह। इसको कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपको यहाँ पे स्कूटर का आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था। तो स्कूटर का आविष्कार हुआ था आपको 1919 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्कूटर का आविष्कार किए थे जी ब्राड शाह, ये किस देश के निवासी थे। तो ये थे आपको ब्रिटेन के। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, महासागर में, ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी अगर महासागर में डूबी हुई वस्तु को हमको पता करना है तो किस हम यंत्र से इसको पता करेंगे, यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे फटाफट अपना आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोनार। यानी कि सोनार के द्वारा यहाँ पे आपको महासागर में डूबी हुई वस्तु को यहाँ पे पता किया जा सकता है। यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार सोनार का आविष्कार किसने किया था। यानी कि जो आपको महासागर में डूबी वस्तु को पता लगाने में हम लोग यंत्र का प्रयोग करते हैं वो सोनार करते हैं, लेकिन सोनार का आविष्कार किसने किया था या फिर आविष्कारक किस कौन है, इसका आविष्कारक है आपको पाल ले गिविन। तो बिल्कुल इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम लोग कहते हैं या फिर जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रकाश के छोटे छोटे कोणों से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ये आपको क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से पूछा है कि जब आपको सूर्य ग्रहण लगता है या फिर होता है तो उसमें आपको सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, वर्णमंडल, किरीट या फिर कोरोना,
प्रभाव मंडल या फिर कोई भाग नहीं। यहाँ से फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किरीट, या फिर जिसे हम लोग कोरोना भी कह सकते हैं। यहाँ पे कोविड-19 की कोरोना बात नहीं की गई है, एक किरीट एक कोरोना का यहाँ पे उप नाम हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, नज़दीकी आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली, ठीक है, रेलगाड़ी के लिए घटी जाती है। यह उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपको बताना है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो बहुत ही ईजी से आप बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि जब भी हम रेलगाड़ी के नज़दीक आती है, रेलवे हमारे नज़दीक आती है तो उसकी सीटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे यहाँ पर दूर जाती है तो उसकी सीटी भी घटती जाती है। इस किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपको डॉपलर प्रभाव का, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति आपको आवाज़ लगाता है, आपको पुकारता है, तो अपने हाथ को यहाँ पे रख कर अपने मुंह के पास यहाँ पे चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? क्यों यहाँ पे इसलिए चिल्लाता है, इसलिए पुकारता है ताकि उसकी आवाज़ आपको एक डायरेक्शन में जाए, एक दिशा में जाए। इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसको समझते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो हम देखिए पहले ऑप्शन में ही देखा मेंशन किया गया है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में अंकित होती है। बिल्कुल यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको एक सिंपल प्रक्रिया के माध्यम से बता दिया। जब भी आप आवाज़ लगाएंगे अपने हथेली को यहाँ पर अपने मुंह के पास करके, ताकि जो आपकी आवाज़ है बिल्कुल यहाँ पे सीधी जाएगी और यहाँ पे सटीक जाएगी, इसलिए यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? यहाँ पर रीजन आपको बताना है कि जब भी आपको कोई भी सेना पुल पार करती है तो वहाँ से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश क्यों दिया जाता है? यहाँ से आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पे पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपको रेडियो काम करता है वो किस समावेशन पर काम करता है, तो आपको अनुनाद के अनुसार ही काम करता है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बार बार मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपली आपको क्या कर दिया जाता है, इसमें आपको एक सही देकर और 3 यहाँ पे नेगेटिव दिए देते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, कैसे इसको आप पहचानेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। तो बिल्कुल ये सही है। यहाँ से क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, तो हम देखिए मेंशन किया गया सेकेंड में 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ से जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाएंगी। ये गलत की होंगी क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। तो बिल्कुल गलत है। पराश्रव्य तरंगे हम लोग उसे कहते हैं जो 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति उत्पन्न करती है, उसे हम लोग पराश्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे गलत पूछा गया है, इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप समझ को किसी क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? जीवित रह सकते हैं या फिर मर सकते हैं या फिर अन्य गर्म स्थान पर चले जाते हैं। इसका रीजन बताना है, क्या कारण बताना है। इसको आप समझेंगे कि यहाँ मेंशन किया गया शीतकाल में जब भी आपको ठंड से आपको जल जम जाते हैं तो मछलियाँ फिर कहाँ जाती हैं? मछलियाँ मर जाती हैं या कहीं चली जाती हैं या फिर क्या करती हैं? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको बताना होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में मेंशन किया गया है जीव तो जीवित रह सकते हैं,
केवल ऊपरी सतह ही जमता है। तो बिल्कुल यहाँ से ये ऑप्शन सही होगा। जब भी आपको जल जमता है तो जल का सिर्फ ऊपरी सतह जमता है और मछली आपको नीचे रहती है, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो कि बताना है कि आपको किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो यहाँ से आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं कि आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए विभवांतर को जो यहाँ पे होती है इकाई वो होती है वोल्ट, लेकिन विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों का नहीं जानते तो इसको आप नाम से भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर विद्युत ऊर्जा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही चीज है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो आपको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनसे भी आप पकड़ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इन दोनों का आपको आंसर मालूम है तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से अपने तैयारी पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है। यानी कि कैलेंडर जो आप देखते हैं यही आपको मेंशन किया गया भारत के राष्ट्रीय संवत यानी कि जो कैलेंडर है किस संवत के रूप में आपको मान्यता प्राप्त की गई है, तो ये आपको है सग संवत, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। पुरस्कार से संबंधित ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोल्डन पांडा पुरस्कार, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया क्वेश्चन कौन सा पुरस्कार या फिर सम्मान केवल रक्षा कर्मी को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी हो सकते हैं, जो कैंडिडेट जानते होंगे। ये रक्षा कर्मी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए भारत रत्न तो आपको किसी भी फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि जो कैंडिडेट यहाँ पे बहुत अच्छा कर लेते हैं उनको दिया जाता है। द्रोड़ा पुरस्कार आपको उन सभी कैंडिडेट के लिए दिया जाता है जो यहाँ पे किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि कोई कोच होता है उसको दिया जाता है द्रोड़ा पुरस्कार। लेकिन यहाँ कलिंग पुरस्कार आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया रक्षा कर्मी क्षेत्र को, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर अशोक चक्र। अशोक चक्र सिर्फ आपको रक्षा कर्मी को ही दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहां से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए मेंशन किया गया है किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक बात मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ से फिल्म से संबंधित मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, या फिर कह सकते हैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको जो फिल्म से क्वेश्चन आते हैं बार बार उस सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि हम इसके बारे में वीडियो लेकर आए या फिर नहीं आए। ऐसे वीडियो तो मैं लेकर आने ही वाला हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भानु अथैया। ये आपको प्रथम क्या थी, यहाँ पे भारतीय थी जिनको आपको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया इस क्वेश्चन को किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर के लिए सम्मानित किया गया था, तो ये आपको भानु अथैया थी, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि कलिंग पुरस्कार आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि क्या इसमें विज्ञान का दिया हुआ है या फिर नहीं। तो वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए बिल्कुल नहीं देता है। और यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया हुआ है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। हमको वहाँ पर सी और डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया मुक्केबाजी का खेल परिसर कहलाता है। खेल परिसर का मतलब हो कि यहाँ पे मुक्केबाजी कहाँ पर खेला जाता है, यानी खेल परिसर का नाम क्या है। तो मुक्केबाजी जो खेल होता है उसे हम लोग जानते हैं रिंग के नाम से, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो यहाँ से आपको बताना है कि नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो ये खेल आपको है फुटबॉल।
फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में आपको टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपको है स्पेन का, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपके बिहार आईटीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन को लेकर देखेंगे जो कि बिहार आईटीआई से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और किस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहिए आप मुझे भी राय दे सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी बता दी, फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।